नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सूची 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनका मैं जिक्र किया था। अब थोड़ी सी एक चीज़ जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनको हम कलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा फैक्ट है, उसको हम देखेंगे। आ रही बात है समझ में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में फैक्ट है जो लिखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, FD फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझना ये है। पहला चीज़ तो ये समझें कि पूरे विश्व में जापान पहला ऐसा देश था जिसने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह दिया था। मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह दिया था। समझ में आ रहा है बात है? हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ना, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है साथियों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जानेंगे विश्व का पहला कौन ऐसा देश था जिसने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में तरजीह दिया, जगह दिया? वो था जापान। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य आपको दिखाई देता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? का प्रावधान पूर्व रूसी संविधान से लिया गया है ना, सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, रूसी संविधान से लिया गया। आ रही बातें समझ में? ठीक है, उसी से प्रभावित होकर के लिया गया। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ देता है। फिर तीसरा फैक्ट देखेंगे, इसके बारे में तीसरा फैक्ट क्या है? जितने भी विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक जो देश हैं, है ना, विश्व के जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, आ रही बात है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ध्यान देंगे, प्रमुख लोकतांत्रिक देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सभी के संविधानों में जब हम आप जाएंगे तो इन सब के जो संविधान में, इन सब के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का विश्लेषण ही नहीं किया गया है। नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान देंगे, इतने जो देश हैं, आप अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सरीखे देशों के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। आ रही बात है? व्याख्यायित नहीं किया गया, जिक्र नहीं किया गया, विश्लेषित नहीं किया गया, लगभग एक ही बात है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, भारत एवं जापान भारत एवं जापान दो ऐसे देश हैं, दो ऐसे लोकतांत्रिक देश कहा जाए, दो ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जो अपने, सब नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, संविधान में मौलिक
कर्तव्यों को शामिल किए हैं। आ रही बात है? चूंकि रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब रूस में तो था ही था, और चीन में भी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। थोड़ा सा समझेंगे, रूस व चीन इन दोनों के संविधानों में मूल कर्तव्य, लेकिन ये साम्यवादी देश है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। मूल संविधान में मूल रूस एवं चीन के संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह दिया गया है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे थोड़ा सा, जो समाजवादी देश हैं जैसे रसिया वगैरह है ना, ध्यान देंगे तो वहाँ पे जो समाजवादी देश हैं, समाजवादी जो देश हैं, तो समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल कर्तव्यों एवं मूल अधिकारों को बराबर महत्व दिया, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है साथियों, बराबर महत्व दिया है। यानी कि समाजवादी जो देश हैं विश्व के, इन समाजवादी देशों में है ना, मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों को बराबर का दर्जा, मूल अधिकार का बराबर का दर्जा दिया गया है। जो मूल अधिकार है और मूल कर्तव्य, इन दोनों को समान तरजीह दिया गया है। आ रही बातें समझ में? ये ध्यान देंगे, है ना। अब साथियों हम अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं। जो दो समितियां थीं मूल कर्तव्यों से संबंधित, अगला टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, मूल कर्तव्यों से संबंधित दो समितियां थीं जहां से प्रश्न बनते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रश्न सरदार स्वर्ण सिंह समिति से बनता है, वर्मा समिति से कम बनता है। ये दो समितियां कौन कौन दो समितियां थी साथियों? दो समितियां थे, एक था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा क्या था? वर्मा समिति। अब देखेंगे ये मूल कर्तव्यों की संस्तुति किया कि मूल कर्तव्य होने चाहिए संविधान में, कौन कौन से मूल कर्तव्य होने चाहिए, इसने एक लिस्ट बना करके सरकार को सौंप दिया। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, है ना, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सलाह दी। तो इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की बात किया था। ये ध्यान रखिएगा, केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लागू करने की बात की, संविधान में शामिल करने, केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन जुड़ा कितना था? 10। आ रही बात है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये ध्यान दीजिएगा। आ रही बातें समझ में? 1976 में इस समिति का गठन हुआ था। आ रही बातें? और वर्मा समिति का गठन कब हुआ था साथियों? वर्मा समिति का गठन कब हुआ था?
मुझे जहाँ तक लगता है कि वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था। और इस वर्मा समिति ने मूल कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए, है ना, मूल कर्तव्यों के इम्प्लीमेंटेशन के क्रियान्वयन के लिए यह समिति गठित किया गया था। तो मूल कर्तव्यों की पहचान कर उनके क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन का मतलब होता है साथियों लागू करना। जैसे मैं आपको बताया ना 51 ए का सब क्लास ए जो था, ठीक है, कैसे लागू किया गया संसद के द्वारा 1971 में अधिनियम बना करके। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कैसे लागू किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा किस तरह से 51 ए का सब क्लास जी को लागू किया गया। आ रही बातें समझ में। तो इसने वर्मा समिति ने मूल कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए उनके क्रियान्वयन की सलाह दी, है ना। तो किस तरह से इसको लागू किया जाए मूल कर्तव्यों को, है ना, विधान बना करके, ये वर्मा समिति ने कहा। तो वर्मा समिति का काम इतना ही है। 1999 में इसका गठन हुआ था। मूल कर्तव्यों की पहचान व उसे क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था दिया था इसने, कि कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए। ठीक है, आ रही बातें। कौन कौन से ऐसे थे जिनका ये वर्मा समिति ने सुझाव दिया था, मैं इसको भी देख लूँगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था उसने क्या किया, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये रहा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं, एक फैक्ट है। राजस्थान जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान पीसीएस में एक जगह पूछा हुआ है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जितने मेंबर थे, लगभग अध्यक्ष सहित 12 मेंबर थे, तो उनमें कौन ऐसा था जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था साथियों। आ रही बातें समझ में। तो हम थोड़ा देखेंगे इसमें, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में ये सरदार स्वर्ण सिंह खुद चेयरपर्सन थे, यानी कि अध्यक्ष थे उस समिति के, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी तो एक तो यही हो गए सरदार स्वर्ण सिंह, दूसरे थे, मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, AR अंतुले, SS रे तीसरे सदस्य के रूप में थे। चौथे सदस्य के रूप में थे रजनी पटेल। पांचवा पे थे HR गोखले, HR गोखले। छठा पे थे, छठे सदस्य थे VA सईद मोहम्मद। सातवां थे VN गडगिल। आठवें पे थे CM स्टीफन। नौवें थे DP सिंह। 10वें पे कौन था, दिनेश गोस्वामी। ध्यान दें, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से भी संबंधित है ना। 11वां कौन थे, वसंत सेठ थे। 12वां BN बनर्जी थे, BN बनर्जी। तो ये इस तरह से साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के इतने मेंबर थे, 11 मेंबर और एक अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्यीय समिति था ये।
क्या सदस्यीय समिति था? 12 सदस्यीय समिति था, जिनके सभी मेंबर एक बार केवल दिमाग में बैठा लीजिएगा: AR अंतुले, SS रे, रजनी पाटिल, HR गोखले, VA शहीद, VN गडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत सेठ, BN बनर्जी। तो आपको मोटा मोटी एक प्रश्न बना है। मैं क्वेश्चन सीरीज जब देख रहा था आप लोगों के लिए, तो एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको कवर कर दिया है, क्योंकि रिपीट करने की प्रवृत्ति रहती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC की परीक्षा आप देंगे तो उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। आ रही बातें समझ में? तो ये रहा साथियों जो इस पे समितियां गठित थी, मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 समितियां ये थीं। अब हम देखेंगे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, इन्होंने कुछ जो भी चीज़ें थी पीछे मैं चर्चा कर दिया था, इसमें कुछ और ख़ास नहीं था। और इसमें जो एक चीज़ और था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कुछ सिफारिशों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ सिफारिशें किया गया था उस समिति के द्वारा, लेकिन उसको कांग्रेस की सरकार एक्सेप्ट नहीं की। कांग्रेस की जो सरकार थी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो थोड़ा हम देख लें कौन कौन से ऐसा प्रावधान या सुझाव दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिसको कांग्रेस सरकार नहीं मानी। तो लिखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। आ रही बातें समझ में साथियों? ये निम्न है। कौन कौन से? तो पहला है साथियों, पहला है, हम देखेंगे, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। तो वास्तव में ये बड़ा बेवाहियात किस्म का ये सुझाव था समिति के द्वारा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। सही किए लोग, इस तरह से किया जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड का फिर कानून ही सजा हो जाए, फिर मूल कर्तव्य को कोई फॉलो ही नहीं करता। ये थोड़ा सा बड़ा जटिल और बड़ा कठिन लग रहा था, ये व्यवहारिक स्तर पे सटीक नहीं बैठता था, इसलिए सरकार के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा कौन सा ऐसा सुझाव था जिसको नहीं माने? कर अदायगी को सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये कहा कि जो कर अदायगी था, कर अदा करना, कर अदायगी भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। इसको भी सरकार ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। यानी
ऐसा रहता तो कोई कर अदा करना बड़ा मुश्किल हो पाता, सरकार के पास सरकारी खजाना बड़ा कम आ पाता। टैक्स वसूलना तो वैसे लोग कर चोरी करते हैं, और कर अदायगी को यदि मूल कर्तव्य शामिल कर दिया तो कतई नहीं कोई करेगा, इतने ही लोग ईमानदार नहीं हैं। तीसरा क्या है, मूल अधिकारों के लागू के आधार पर मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर, मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा, अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। अदालत द्वारा नहीं करेगा। तो ये 3 सुझाव ऐसे थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कि जिसको वो रिजेक्ट कर दिए, अर्थात 8 ही सुझाव दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन 3 को रिजेक्ट कर दिए, तो 5 ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के आधार पर लागू हुआ था। आ रही बातें समझ में? अब हम देखेंगे, मूल कर्तव्यों की सूची भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे सर वर्मा कमेटी के बारे में, थोड़ा सा वर्मा कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा कुछ 1-2 आयाम बनता है वहाँ से, तो उसको हम देखते हैं। वर्मा कमेटी साथियों ये कहा था कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, तो उसमें मूल कर्तव्यों की पहचान करके उनके क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए जीएस वर्मा कमेटी जानी जाती है, क्रियान्वयन, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए। प्रश्न आपसे इतना ही पूछेगा कि वर्मा निम्न कौन समिति है जो मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है वर्मा समिति। अब कौन कौन से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो वर्तमान समय में क्रियान्वित हो रहे हैं? जैसे आप देखेंगे राष्ट्र गौरव, जो अभी मैं चर्चा किया था विजय इमैनुअल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में, कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 था। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो एक तो ये लागू हो रहा है, आ रही बात है, जिसका मैं पहले चर्चा करी है। भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है, ताकि कोई अनादर न करने पाए। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ ये है साथियों, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, है ना, ये सुनिए, केवल मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पे विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करता है। यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करता है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है या विभेद फैलाता है, मतभेद, जिससे आपस में देश के अंदर भाईचारे की भावना क्या होती है? कुंठित होती है या बाधित होती है, जिससे विकास यानी समूचे देश के लक्ष्य को हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अफरा तफरी के माल। क्योंकि अब जानते हैं कि बिना शांति के माहौल के बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं। विकास के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आप देख लीजिए, जिस घर में ज़्यादा अशांति होता है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। फिर अगला एक एक्ट आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या आता है? सिविल अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। किससे? जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए क्या करता है? दंड की व्यवस्था करता है। आ रही बातें समझ में? एक चीज़ और कानून है, चौथा देखेंगे, आगे देखेंगे। चौथा, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए, आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। यानी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित होकर के कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी एक धर्म विशेष से संबंधित हैं, अब उसके पूर्वाग्रह, उस धर्म से संबंधित जो विचारधारा है ना, उसके विचारों से यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, है ना, और इस तरह से ऐसा करके कोई यदि कृत्य करते हैं, है ना, कि जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो यदि विचारधारा, तो फिर वो दंड का प्रावधान कर सकता है। आ रही बातें समझ में? देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था कर रहा है। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है कि किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, मैं लिख दे रहा हूँ, विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1900 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1976। अब क्या करता है ये अधिनियम? क्या करता है? किसी सांप्रदायिक संगठन को, गौर करिएगा, किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। आप सुने होंगे नाम सिमी का। सिमी का नाम सुने हैं साथियों? एक संगठन था, इसी संगठन में आजमगढ़ के बहुत से लोग पार्टिसिपेट किए थे और देश विरोधी एक्टिविटीज़ में क्या थे? संलग्न थे। तो जो सिमी एक संगठन है, सिमी क्या है साथियों? एक संगठन है। ये संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध इसी एक्ट के द्वारा लगाया गया था, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 जो एक्ट है साथियों, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा सिमी जैसे संगठन है ये संगठन है सिमी, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था सिमी को। आ रही बात है? इसका फुल फॉर्म होता है साथियों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था साथियों। आ रही बातें समझ में? इनको कुछ एक्टिविटीज़ में इनको पाया गया था, संदिग्ध पाया गया था, तो उसके आधार पे तो ये जो अधिनियम है, अधिनियम महत्वपूर्ण है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 के द्वारा सिमी को क्या कर दिया गया था? आतंकी संगठन घोषित करके इस पे बैन लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। फिर आगे देखेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना, छठा देखेंगे, एक एक्ट बना लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये क्या करता है? ये करता है साथियों भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर वोट मांगना, धर्म के आधार पर वोट यानी मत मांगने, लोगों में चुनाव के समय में अक्सर होता है, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों अर्थात सांसदों को, जो एमपी होता है सांसदों की बात कर रहे हैं, तथा विधानमंडल के सदस्यों अर्थात विधायकों, जो एमएलए होते हैं, विधायकों है ना, को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है, घोषित करने की व्यवस्था करता है। फिर नीचे के अन्य जो 7वां और 8वां दो नियम है, तो ये था वन्यजीव संरक्षण, जिसका आप देख लिए थे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, और एक था वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला। ये भी किसी न किसी रूप में क्या हो रहे हैं, सब लागू हो रहे हैं और इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे, जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजातियों पर क्या लगाता है? प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। आ रही बातें समझ में? और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है वो क्या कहता है? वनों की अनियंत्रित कटाई पे रोक लगाता है और भूमि के गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। यानी भूमि के गैर वन के इस्तेमाल पे, यानी कि जंगलों को काट के जो लोग कृषि करते हैं उस पे रोक लगाता है। आ रही बातें समझ में? या अन्य कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जंगल काट करके आप कोई भी काम करते हैं तो उस पर रोक लगाता है। यानी कि जंगल को काट करके या जंगल वाले ज़मीन पे आप कोई अन्य गतिविधि करते हैं, है ना, आपको वहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये रहा साथियों दो कमेटियों के बारे में जो रिकमेंडेशन था उन लोगों का। तो दोनों कमेटियों को हम लोग देख लिए। आगे के मूल कर्तव्यों के बारे में आगे जो कुछ भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो आगे की वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।